नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका करियर गाइड में। आइए आगे शुरू करते हैं। आज कल भी तिलहनी फसल पढ़े थे, आज भी तिलहनी फसल ही पढ़ने वाले हैं। अध्याय 2 फसलों की खेती का दूसरा है। आज सूर्यमुखी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक प्रमुख तिलहनी फसल माना जाता है। बहुत सारे तेल इससे भी उत्पादन होता है और यह बहुत सारे देश में इसका उत्पादन किया जाता है। सरसों का तो कुछ ज़्यादातर बिहार में ही किया जाता है और भारत में कुछ क्षेत्रों पर, और अन्य देश में बहुत कम होता है। और सूरजमुखी का खेती पूरे विश्व में होता है, बहुत ज्यादा स्तर पे। आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। देखिए, पेड़ देख लीजिए, सूरजमुखी का है। इसको तो पहचानते हुए आगे देखिए। सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है। इसे भोजन पकाने वाले तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इसे वनस्पति घी तथा साबुन प्रसाधन उद्योगों में उपयोग किया जाता है। हृदय रोगियों के लिए यह तेल काफी लाभदायक होता है। जो हृदय का रोग होता है, जिसके पास, यह तेल खाने से उसको काफी राहत मिलती है। इसके खली में 40 से 44% प्रोटीन होता है, अतः इसे अच्छे पशु आहार के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके जल्दी पकने, सूखता, प्रतिरोधिता एवं प्रकाश असंवेदिता आदि गुणों के कारण इसे बहुफसलीय कृषि प्रणाली में ले सकते हैं। आइए इसका उत्पत्ति स्थल जानते हैं। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थल पश्चिम मैक्सिको तथा दक्षिण पश्चिम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का में पाया गया है। आइए क्षेत्र विस्तार एवं वितरण के बारे में जानते हैं। विश्व में तिलहनी फसलों के रूप में सूरजमुखी का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। दिन पर दिन इसका जो बढ़ ही रहा है सूरजमुखी का खेती। इस फसल को उगाने वाले मुख्य देश सोवियत रूस, अर्जेंटीना, रोमानिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया तथा यूएसए एवं स्पेन तथा बल्गेरिया है। इस समय सारी दुनिया का लगभग 50% क्षेत्रफल रूस में है। पूरा दुनिया में जितना सूरजमुखी का उत्पादन होता है, उसका 50% केवल रूस ही करता है। भारत में इसके उगाने वाले मुख्य राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश है। बिहार में इसकी खेती लगभग प्रति वर्ष 11,645 हेक्टेयर में होती है, जिससे लगभग प्रति वर्ष 16,642 मैट्रिक टन बीज की उपज मिलती है। मिट्टी तथा जलवायु। सूरजमुखी की सफल खेती के लिए प्रचुर उर्वरकता, शक्तिशाली उदासीन पीएच वाली दोमट तथा मटियार दोमट उपयुक्त होती है। जिस मिट्टी के पीएच मान 7 होती है, वह इसके वह वहाँ पे इसका खेती करने पर ज्यादा उपज देगी, जिसे उदासीन कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है। तो सामान्य रूप से इसी खेती जीवाश्म युक्त तथा नमी बनाए रखने वाली हर भूमि में की जा सकती है। जिस खेत में सूरजमुखी लगाना हो, उसमें जल निकास का प्रबंधन उत्तम होना चाहिए। सूरजमुखी में शुष्कता सहिष्णुता होती है, अतः यह फसल अस्थायी सूखे का मुकाबला कर सकती है। सूर्यमुखी समशीतोष्ण तथा शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, पर यह शुष्कता, सहिष्णुता तथा प्रकाश के लिए असंवेदी है। इसके पौधे सामान्य रूप से दिन के लिए निरपेक्षता वाला होता है। धूप में ऑक्सीन सांद्रणों के कारण तना तथा मुंडक सूर्य की तरह मुड़ जाते हैं। सामान्य रूप से सूर्यमुखी का पौधा तापक्रम के प्रति संवेदनशील होता है। जब सूरज उगता है तो उसका जो फूल होता है वह, और जो तना होता है वह सूरज की ओर मुख जाता है, और इसका नाम भी इसीलिए सूरजमुखी पड़ा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसका प्रभेद के बारे में जान लीजिए। प्रभेद इंपोर्टेंट होता है। सारे जितना भी फसल पढ़े हैं, सबका प्रभेद का नाम होता है, जो ध्यान में रखिएगा। संकुल प्रभेद में जैसे हो गया मॉडर्न, सूर्या, CO1, पैराडेविक, DRSF, OP। आइए अब सस्य क्रिया के बारे में जानते हैं। इसमें जो उन्नत प्रभेद है, जो संकुल प्रभेद है, उसमें क्या हो गया, सूर्या, CO1, पैराडेविक, DRMF या OP। और संकर प्रभेद में जो हो गया BSH1, KBSH1, MSH1817 एवं KBSH44। आइए इसके सस्य क्रिया के बारे में जानते हैं। खेत की तैयारी। खेत की तैयारी हेतु 2-3 बार जुताई करके पटा चला दे और खेत समतल कर दे। आइए इसका बीज दर जानते हैं। संकुल प्रभेद के लिए 8 kg प्रति हेक्टेयर तथा संकर
तथा संकर प्रभेद के लिए 5 केजी प्रति हेक्टेयर। बीजों उपचार के बारे में जानते हैं। सूर्यमुखी के बीज को 16 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद 5 से 6 घंटे छाया में सुखाने तथा बीज जनित रोगों से बचाने के लिए फफूंदनाशक से बीज को उपचारित करना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को बेबिस्टिन चूर्ण से 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई का समय में रबी 15 अक्टूबर से 10 नवंबर, बसंत में 15 फरवरी से 10 मार्च तक तथा जायद फसल में अप्रैल माह में इसका बीजोपचार करना चाहिए। आइए बोने की दूरी देखते हैं। संकुल प्रभेद में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर एवं संकर प्रभेद में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीजों की गहराई 4 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए पढ़ते चलिए आराम से। अब मात्र क्लास कीजिए और क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर होगा, उसको अच्छा से ध्यान में रखिए। इसको सिर्फ देखते चलिए, ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर वहाँ भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। उसको अब 2-3 बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में जाइए पूरा बन जाएगा। पूरा इसी में जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा पूरा इसी में से रहेगा, बाहर से नहीं आएगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा। अभी 3-4 दिन अभी क्लास चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। फिर अगला फसल प्रणाली है चैप्टर 3, तो वो पढ़ाई होगा। अभी क्लास चलेगा 3 दिन, तो इसका थ्योरी चलेगा। उसके बाद 2 या 3 क्लास आपका जो क्वेश्चन आंसर का होगा वो होगा। आइए आगे देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आज का काम आज कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। 5 टन कंपोज खाद को बुआई से 20-30 दिन पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह मिला लेना चाहिए। संकुल प्रभेद में 60, 80 और 40 के रेशियो में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रति हेक्टेयर एवं संकर प्रभेद में 80 केजी नाइट्रोजन तथा 90 केजी फास्फोरस तथा 40 केजी पोटेशियम डालना चाहिए प्रति हेक्टेयर में। जो इस रेशियो में, इतना हेक्टेयर में इस रेशियो में खेती करना चाहिए, दवा को डालकर खेती करना चाहिए। सिंचाई। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखना आवश्यक है। रबी एवं जायद फसल के लिए क्रांतिक अवस्था यथा कली बनना 20-25 दिन बाद, पुष्प बनना तथा 55-60 दिन बाद एवं बीज बनना 70-75 दिन बाद के समय अर्थात 3 सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के देख लीजिए कब करना चाहिए सिंचाई। पहला सिंचाई जो हो गया रबी एवं जायद फसल के लिए क्रांतिक अवस्था है, यथा जब कली बनना शुरू होता है तब उसको 20-25 दिन बाद एक बार सिंचाई करना चाहिए। जो सरका कब करना चाहिए, 55 से 60 दिन बाद, जब पुष्प बनना शुरू हो जाता है। तथा तीसरा करना चाहिए जब बीज बनना शुरू हो जाता है 70 से 75 दिन बाद। 3 सिंचाई करनी चाहिए। आइए इसके निकाय गुड़ाई एवं खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानते हैं। सूर्यमुखी में 15 दिनों के अंदर अतिरिक्त पौधे की छंटाई जरूर करना चाहिए। खेत को बुआई के 20 से 25 दिन बाद 2 निकाय गुड़ाई कर देनी चाहिए। फसल को 60 दिनों तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। रासायनिक विधि से खरपतवारों की रोकथाम के लिए पेंडिमिथाइलिन 30 EC 3 लीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई तुरंत बाद 700 से 8 लीटर पानी में घोलकर बुआई 1-2 दिन के अंदर बीजों को अंकुरन एवं पूर्व छिड़काव करना चाहिए। आइए इसका कीट प्रबंधन के बारे में जानते हैं। फसल का नाम हो गया सूर्यमुखी, कीट का नाम हो गया फल छेदक। जो रोग का नाम हो गया, इसमें क्या रोग हो जाता है, फल छेदक, जो किसके कारण होता है, हेलिकोबरा आर्मीजेरा के कारण होता है, जिसका लक्षण हो गया शिशु फूलों एवं फलों को खाती है, कभी कभी यह पूरा शीर्ष ही खा जाती है। इस तरह पौधे पर बीज नहीं बन पाते। चने की फली छेदक कीट की तरह जो इसका प्रबंधन होता है, चने की फली छेदक में कीट की तरह होता है। इसका प्रबंधन अच्छा से नहीं दिया। चलिए आगे देखते हैं। पत्र लक्षण रोग जो किसके कारण होता है, अल्टरमेरिया हेलिथेनी के कारण होता है। पत्तियों, जिसका लक्षण हो गया पत्तियों पर गहरे भूरे धब्बे बनते हैं। और इसका उपचार कैसे करते हैं, प्रबंधन कैसे किया जाएगा, डाइथेन M45 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। आइए अब इसका लास्ट स्टेप है कटाई, दौनी एवं भंडारण। जब फूल का पिछला भाग पीला पड़ जाए तो कटाई करनी चाहिए। बीजों को अच्छी तरह सुखाकर रखना चाहिए तथा भंडारण करते समय नमी की मात्रा 10 से 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं नकदी फसलें। इसको ध्यान में रखिए। तिलहनी फसल आपका समाप्त हो गया है और आप नकदी फसल के बारे में जानते हैं, जैसे गन्ना, कपास, ये सब के बारे में आप जानते हैं।
आइए आगे देखते हैं। नकदी फसल, ये जो आज गन्ना के बारे में पढ़ेंगे, नकदी फसल में आज गन्ना के बारे में पढ़ेंगे। गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखिए, खासकर बिहार के लिए। बिहार में सबसे ज़्यादा जो फैटिक फैटिक बनता है, सिर्फ एक ही चीज़ का खेती से यहाँ फैटिक चलता है, गन्ना की खेती। दूसरा यहाँ पे फैटिक के लिए कोई उत्पादन नहीं होता। तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो आइए पढ़ते हैं। गन्ना या ईख। गन्ना बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल है, जिस पर बिहार का एकमात्र कृषि आधारित चीनी उद्योग निर्भर करता है। गन्ना से चीनी, खांड सारी तथा गुड़ तैयार किया जाता है। गन्ना उद्योग में खोई और छोटा उप उत्पादन के रूप में मिलता है। खोई का उपयोग ईंधन, कागज, प्लास्टिक, बोर्ड आदि चीजों को बनाने में आता है, तथा खोआ का उपयोग, जो खोई इसको सीठी बोलते हैं, उसको ही उद्योग खोई और छोटा उप उप उत्पादन के रूप में मिलता है। खोई का उपयोग ईंधन, जो सीठी होता है, ऊख पेरने के बाद जो रस निकालने के बाद बनता है, उसको खोई बोलते हैं। उपयोग ईंधन, कागज, प्लास्टिक, बोर्ड आदि चीज़ों को बनाने में आता है। तथा खोआ का उपयोग विभिन्न प्रकार के अल्कोहल, खोआ जो होता है, जब उसका रस बनने के बाद, जब उसको चूल्हा पर चढ़ाकर जो बन जाता है, जो ज़्यादा लसर लसर करता है, उसको ऊपर से निकालते हैं। उसका उसका प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। उसका सिट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है और बिजली उत्पादन में किया जाता है। और अभी अभी सरकार ने अभी नया अभी उस पर वर्क ही चल रहा है। और बिजली जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, अब उस पर ही चलेगा। जिससे इथेनॉल पहले, अब चलेगा गाड़ी। तो उसका भी सरकार अब प्रबंधन कर रही है, अभी टाइम लगेगा उसको आने में। तो उससे उसमें भी गन्ना अब जब बढ़ेगा तो गन्ना का मांग वहाँ पे भी बढ़ेगा। तो अभी काम ही चल रहा है, अभी उसको आने में टाइम लगेगा। आइए आगे देखते हैं। खोआ का उपयोग पशु आहार में मिलाकर पशु को खिलाने में भी किया जाता है। गन्ना के पौधे का ऊपरी हरी पत्ती पशु चारा का उत्तम स्रोत है। गन्ना उद्योग के निकला प्रेस मड लवणीय क्षारीय मिट्टी को सुधारने के काम में आता है। शहरों के सालों भर गन्ना के रस का व्यवसाय चलता है। शहरों में सालों भर गन्ना के रस का व्यापार चलता है। देखते हुए ठेला लगा के गन्ना का रस पिलाता रहता है। आइए आगे देखते हैं। उद्भव एवं विकास, इसका उद्भव कहाँ माना जाता है और विकास कैसे हुआ। अधिकांश वैज्ञानिक का मत है कि गन्ने की उत्पत्ति भारत में हुई। कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध है कि भारत गन्ने की खेती ऋग्वेद काल से 2500 से 1400 ईसा पूर्व में की जाती है। सन 600 ईस्वी में चीनी लोग गन्ने से चीनी बनाने विधि सीखने भारत में पाटलिपुत्र आए थे, पटना आए थे। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। जिससे पता चलता है कि उन दिनों भारत में गन्ने से शर्करा बनाने की विधि ज्ञात थी। धीरे धीरे गन्ना दुनिया के उन सभी भागों में पहुंच गया जहां की जलवायु इसके लिए उपयुक्त थी। 16वीं शताब्दी तक गन्ना यूरोप के विभिन्न देशों और ब्राजील, क्यूबा तथा मैक्सिको जैसे दूरस्थ देशों के बीच एक व्यापारिक कड़ी बन गया। आइए आगे देखते हैं। क्षेत्र विस्तार एवं वितरण। बिहार में गन्ना की खेती लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में की जाती है। का आधे से अधिक भाग में गन्ना की खेती पश्चिम चंपारण में होती है। पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण बिहार के कुल गन्ना का उत्पादन 80% है। बिहार में कुल गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में बिहार के मात्र 3 जिलों जैसे गोपालगंज हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया, यहाँ पे अधिक होती है। 3 जिलों में से गोपालगंज प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र की खेती की जाती है। यहाँ पे ज्यादा अन्य जिला से खेती ज्यादा की जाती है, गोपालगंज में, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। आइए अब बिहार के गन्ना का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता देखते हैं। 2012-13 में 2.5 क्षेत्रफल में लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती किया था, जिसका उत्पादन जो लाख टन में 127.4 लाख टन उत्पादन हुआ था। और जो उत्पादकता हुआ था इतना किलो, 50,896 किलो, इतना एक बीघा में इतना होता है। 2013-14 के देख लीजिए, 14-15 के देख लीजिए, कहाँ से प्राप्त हुआ। सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, योजना विकास विभाग, बिहार सरकार, वहां से इसका जो ये जानकारी मिला है। आइए आगे देखते हैं। अब जलवायु के बारे में जानते हैं। गन्ना की खेती के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। गन्ना के अंकुरन के लिए आदर्श तापमान 33 से 38 डिग्री सेल्सियस है। जब ताप 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो अंकुरन बहुत कम हो जाता है। बढ़वार के समय लंबी अवधि तक गर्म और नर्म
मौसम तथा अधिक वर्षा अनुकूल है। गन्ना आमतौर पर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस से तापमान के बीच अच्छी पनपता है। तैयार होते समय आमतौर पर शुष्क, ठंडा तथा पाले रहित मौसम और चमकीली धूप तथा किसी प्रकार की आंधी तथा ठंडी हवा का न चलना गन्ना के लिए अच्छा होता है। आइए अब मृदा के बारे में जानते हैं। गन्ने के लिए दोमट मृदा अच्छी है। इसके चिकनी तथा बलुई मृदा में भी लगाया जा सकता है। गन्ने की खेती के लिए मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 उपयुक्त माना जाता है। देखिए, जो चीज़ समझ नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, तो कमेंट कर दीजिएगा जहाँ दिक्कत होगा वहाँ। तो आइए आगे देखते हैं खेत की तैयारी। और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप वहाँ पे नंबर भी मेरा रहेगा, या टेलीग्राम पे जुड़ कर या इंस्टाग्राम में जुड़ कर कहीं मैसेज कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं आराम से। नंबर आपको मिल जाएगा, प्रोफाइल में जाइएगा ऊपर जहाँ पे चैनल का बैनर लगा होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए अब खेत की तैयारी देखते हैं। 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या ट्रैक्टर से करने के बाद 1-2 बार देसी हल से जोत कर मिट्टी को बारीक व हल्का बना ले। प्रत्येक जुताई के बाद पट्टा लगाना आवश्यक है ताकि जमीन समतल एवं मिट्टी में नमी बरकरार हो। आइए इसका प्रभेद के बारे में जान लेते हैं। 2 प्रकार की परिस्थिति होती है, एगो में आगात होता है और दूसरा होगा मध्यकालीन। आगात कब रोपाता है? जब नवंबर के बीच में रोपाता है, और मध्यकालीन जनवरी से शुरू होता है। आइए प्रभेद के नाम जान लीजिए। आगात में हो गया BO 120, BO 130, BO 138, BO 139, BO 145 और COP 9301, ये सब आगात में हो गया। ये सब देख लीजिए आप। इसका जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्रभेद के नाम ही होता है। सीधे BO और ये सब याद ऐसे देखते ही पता चल जाएगा ये सब गन्ना का प्रभेद है। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, इसमें निम्न में से कौन गन्ना का प्रभेद है, चाहे BO 120 कौन से फसल का प्रभेद है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्लास इसीलिए अभी बताया जाता है क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा तो ऐसे नहीं बताया जाएगा जो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो इसको क्लास देखने का यही फायदा है, आपका सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे ट्रिक भी कुछ बताया जाएगा, वहाँ भी बताया जाएगा, सब चीज़ बता दूंगा, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो आइए आगे देखते हैं। सब क्लास कीजिए, थोड़ा देर का ही क्लास आता है, 20 से 25 मिनट का हर रोज का क्लास आता है। 20 मिनट, 18 मिनट, 25 मिनट ऐसे ही क्लास आता है। तो ये ज़्यादा टाइम का भी नहीं, आप सिर्फ क्लास कीजिए। जब क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए आगे देखते हैं। जो मध्यकालीन में हो गया COP 9206, COP 9702, COP 9302, BO 91, BO 136, BO 137, BO 139, BO 147, ये सब गन्ना के प्रभेद है जो मध्यकालीन गन्ना का प्रभेद है। आइए आगे देखते हैं बीज दर। सिराउर एवं नाली विधि में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 45 से 50 हजार 3 आंखों वाली गोलियां, जो मुख को काट काट के गोलियां बनाते हैं, 3 भाग 4 भाग बना देते हैं, जिसमें कम से कम 3 आंख होना चाहिए। दोहरी यूरिया पंक्ति वृद्धि से 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 60 से 65 हजार 3 आंखों वाली गोलियां की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं बीज का चुनाव। बुआई हेतु गन्ने की ऊपरी 2/3 भाग को जो स्वस्थ रोग एवं कीट व्याधि से मुक्त हो एवं जल जमाव रहित क्षेत्रों में उगाया गया हो का चुनाव करना चाहिए। आइए आगे देते हैं बीजोपचार। रोपाई से पूर्व जो गोलियां होती है, जो मुख का छोटा छोटा भाग होता है, को बेविस्टिन दवा से 2.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर आधा घंटा डुबोकर उपचारित कर लेना चाहिए। जो रोपाई से पहले गोलियां को बेविस्टिन दवा होता है उसमें एक बार 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर आधा घंटा तक डुबोकर उसका उपचार करना चाहिए। बेविस्टिन दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। आइए आगे देखते हैं मृदा उपचारक। क्लोरोपाइरीफॉस 20% तरल 5 लीटर दवा को 1500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से उपचारित करें, अथवा 15 kg प्रति हेक्टेयर फोरेट 10 G दवा को नाली में गिलिया होते के ऊपर भुरकाव करना चाहिए। यहाँ पे नालिया का मतलब हो गया जो आप रोपने के लिए, ईख रोपने के लिए जो पंडोल बनाते हैं, उसमें बीच में जो गजर आता है, जगह आता है, उसको यहाँ पे नाली बताया गया। आइए आगे देखते हैं रोपाई का समय।
जो शरद ऋतु में रोपाता है उसको 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में रोपा जाता है। और जो बसंत कालीन में जिसका रोपाई होता है वो 15 फरवरी से 15 मार्च तक इसका रोपाई होता है। रोपाई की रोपाई की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। आइए अब रोपण विधि के बारे में जानते हैं। गन्ना की खेती के लिए कौन कौन सी विधि रोपने में प्रयोग किया जाता है। पहला हो गया सिराऊ विधि। बिहार सीनियर रीजन से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी सिराऊ खोलकर अनुशंसित मात्रा में उर्वरक डालकर गन्ने की गिरिया को सिराऊ उर में आंख से आंख मिलाकर बिछा दे। इसके बाद मिट्टी उपचारित कर गोलिया को ढक दे। आंख से आंख का मिलाने के बाद जो उसमें अखियाँ निकल रहता है ऊख में, उसको आंख में आंख मिलाकर उसमें जो आप बनाए रहते हैं उसका नाली जो बनाए रहते हैं रोपने के लिए उसमें डाल देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। दूसरा हो गया ट्रेंच विधि। यह विधि उपजाऊ मृदा में जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होती है अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। इस विधि को लेकर क्यों अपनाई जाती है? अधिक उपज के लिए अपनाई जाती है और इसके लिए अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होनी चाहिए। जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो वहाँ पे यह विधि अपनाया जाता है। इस विधि में एक माह पहले 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर गहरी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाई जाती है तथा नलिया में गन्ने की रोपाई कर दी जाती है। और देखिए जुड़वा पंक्ति विधि। इस विधि में बिहार सीनियर रीजन से 90 सेंटीमीटर पर सिराउर खोलकर कुदाल से सिराउर की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर कर ली जाती है। सिराउर वहीं आप जो नाला में खोलते दोनों बल माटी काट के उसको नाली बनाकर जब उसमें डाल दे उसको सिराउर बोला गया। नाली के दोनों किनारों पर 3 आंख वाली गन्ना को गोलिया को सिर के सिर मिलाकर सटाकर बिछा दिया जाता है। इस विधि में बीज दर बढ़ जाता है और उपज भी लगभग 40% बढ़ जाता है। ऐसे कीजिएगा जुड़वा पंक्ति विधि में तो आपका 40% तक उपज बच जाएगा। आइए अब खाद प्रबंधन एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानते हैं। 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से शेषीय गोबर की खाद या कंपोस्ट को रोपाई से 20 से 30 दिन पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। आइए देखते हैं सिंचित अवस्था। इसका देखिए खाद कितना, जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का मात्रा कितना कितना डालना चाहिए। जो एनपीके है जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम, उसको कितना कितना डालना चाहिए यही देखते हैं। 150 और 85 और 60 एनपीके किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। 150 नाइट्रोजन तथा 150 के जी नाइट्रोजन, 85 के जी फास्फोरस तथा 60 के जी पोटेशियम का प्रयोग करना चाहिए प्रति हेक्टेयर में। असिंचित अवस्था में 110 रेशियो 85 रेशियो 60 एनपीके के किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करना चाहिए। और जब खूंटी वाला जो, जैसे आप ऊख काट लीजिए, खूंटी वाला जो होता है उसका मतलब समझा दे रहा हूँ। जैसे आप ऊख को काट लीजिएगा और वैसे ही छोड़ दीजिएगा तो अपने आप जम जाएगा, लेकिन पहले उसमें दवा डालना होता है, उसमें ज़्यादा दवा की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें रेशियो कितना है, 170 50 और 60 एनपीके किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें खाद की आवश्यकता होती है। सिंचित अवस्था में नाइट्रोजन की 70 केजी मात्रा एवं सल्फ्यूर तथा पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय प्रयोग करें। नाइट्रोजन की शेष 80 केजी मात्रा को 2 भागों में बांटकर रोपाई के 8 सप्ताह बाद घुटने की ऊंचाई की फसल होने पर पहली सिंचाई के बाद तथा आर्द्र नक्षत्र में मिट्टी चढ़ाते समय उपरिवेशन करें। असिंचित क्षेत्रों में 40 केजी नाइट्रोजन 88 केजी यूरिया से केवल एक उपरिवेजन मिट्टी चढ़ाते समय कर ट्रेंच एवं जुड़वो पंक्ति विधि में उर्वरकों की इन अनुशंसित मात्रा के अलावा 8 क्विंटल खली 40 केजी नाइट्रोजन रोपण के समय प्रयोग करें। सिंचाई एवं जल प्रबंधन। गन्ना के जीवन काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है: काला प्रस्फुरन, गन्ना वृद्धि एवं शर्करा संचयन। काला प्रस्फुरन का समय अप्रैल से जून तक रहता है। इस अवधि में जल की आवश्यकता होती है, अतः इस समय वर्षा होने से पहले तक 4 से 5 बार सिंचाई करना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखिएगा। गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए। आइए आगे देखते हैं। अब निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानते हैं। प्रत्येक सिंचाई के बाद निकाई गुड़ाई कर देनी चाहिए।
फसल को लगभग 7 दिनों तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। खरपतवार नाशी एट्राजिन 2.5 से 3 kg प्रति हेक्टेयर 700 से 8 लीटर पानी में घोलकर रोपण के 3 दिनों के अंदर छिड़काव कर देना चाहिए। देखिए मिट्टी चढ़ाना, फसल को गिरने से बचाने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में मानसून की वर्षा प्रारंभ होने पर नाइट्रोजन का अंतिम उप परिवेदन पर पौधे पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। अब देखते हैं फसल की बंढर या स्तंभन। जब फसल की वृद्धि काफी हो जाए तब उसे गिरने से बचाने के लिए अगस्त सितंबर माह में हथिया नक्षत्र से पहले रस्सी विधि द्वारा फसल की बंढाई कर देनी चाहिए। जब 4-5 ऊख को मिलाकर उसको बांध देते हैं जिससे वह पौधा गिरे ना। देखे हुए गांव घर में ऐसा बांधा हुआ रहता है। आइए अब देखते हैं, अब रोग के नाम जानते हैं, इसमें कार्य किस कारण होता है, लक्षण क्या होता है, इसमें कौन कौन सा रोग बनता है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। एक गन्ना या ईख में शीर्ष छेदक होता है जिसमें ट्राइपोराइजा निवेला जिसका कारक के नाम है ट्राइपोराइजा निवेला, जिसका लक्षण क्या हो गया, कीट के आक्रमण से पौधे की बाढ़ जो पौधे की बढ़ने की स्थिति होती है वो रुक जाती है और पौधे के बगल से शाखाएं आती है और बीच की पत्तियां ईंट के रंग की तरह हो जाती है। इन पंक्तियों के छोटे छोटे पिल्लू दिखाई पड़ते हैं। ये रोग को आप देखे होइएगा खेत में, जब आप गए होइएगा या आपके घर में खेती होती है या बगल में होती है आपके अगल बगल में, तो आप कभी गए होंगे तो देखे होइएगा। और इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए। गन्ने के पौधे में आधार भाग में थिमेत 10G दवा का 10 kg प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। दूसरा हो गया लाल सड़न रोग, कोलेट्रॉइकम और फॉल्केटम, जिसका कारक का नाम है, इसका लक्षण क्या हो गया, रोग ग्रस्त पौधे की पत्तियां पीली होकर मुरझा जाती है, पत्तियों के मध्य सिरा लाल रंग की हो जाती है तथा तना को चीरने पर भीतर का भाग लाल दिखाई पड़ता है। रोगग्रस्त तना से दुर्गंध भी आती है। देखिए ऐसे लाल लाल हो जाता है जब ऊख में ये रोग हो गया। ये भी अक्सर देखे होइएगा आप, आपको ऊख में या खाने होने गइएगा तो कुछ कुछ भाग में ऐसा हो जाता है, वो रोग रहता है ऊख का। देखिए स्वस्थ पौधे के पेरिया लगाना चाहिए। एग्रोसोन जीएन से पेरियों को उपचार करना चाहिए। रोग रोधी प्रजातियों लगाना चाहिए, जो जिसमें रोग ना हो ऐसा प्रजाति के ऊख लगाना चाहिए। तो देखिए फसल कटाई, प्रभेद के परिपक्वता के अनुसार कटाई करें ताकि अधिक उपज एवं चीनी प्राप्त की जा सके। जो कटाई कब करें, प्रभेद के परिपक्वता के अनुसार, जिस प्रभेद की खेती कर रहे हैं उस अनुसार आप कटाई करें। जब अच्छा उपज हो जाती है, जब अच्छा जिस प्रभेद में, उस समय आप कटाई करना चाहिए, सबसे लाभदायक होता है। आइए अब देखते हैं गन्ने की साथ अंतर्वर्ती खेती। अंतर्वर्ती खेती चैप्टर 1 पर हुआ, किसे कहते हैं, जब एक साथ उसके साथ और कोई चीज का खेती किया जाता है उसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। शरदकालीन गन्ने के साथ आलू मसूर, शरदकालीन मौसम में जब गन्ना रोपते हैं उसमें आलू रोप सकते हैं, मसूर रोप सकते हैं, राजमा रोप सकते हैं, धनिया रोप सकते हैं, मंगरैला तोरिया आदि। तथा बसंतकालीन में जब होता है तो मूंग उड़द भिंडी लोबिया आदि उगाया जा सकता है। और जब खूंटी एवं गन्ना का प्रबंधन, जब खूंटी पड़ जाता है पेरी, जब उसको काट लेता हूँ तो नीचे जड़ बच जाता है उसका। गन्ने की खूंटी फसल हेतु खेतों में पौधे की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। प्रायः सभी अनुशंसित उन्नत प्रभेद खूंटी फसल के लिए उपयुक्त है। गन्ने की मुरहन फसल की कटाई फरवरी मार्च में करने से अच्छी खूंटी फसल प्राप्त होती है। खूंटी की छंटाई जमीन की सतह से लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे तक करनी चाहिए तथा हल चलाकर मेड़ को तोड़ देना चाहिए। खूंटी की फसल में खाली जगह पर पॉली बैग विधि से तैयार पौधे से भरकर सिंचाई करनी चाहिए। तो ये हो गया समाप्त। अब अगला दिन आगे का देखा जाएगा। अब आपका जो हो गया तिलहनी फसल, ये नकदी फसल में भी आगे देखा जाएगा। अभी कपास हो गया, जूट हो गया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तब उसके बाद घास परिवार के बारे में पढ़ेंगे, तब चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। तब तक क्लास देखते रहिएगा। अब सिर्फ क्लास कीजिए, क्लास गिनिए नहीं, आपका सारा चीज़ हो जाएगा कंप्लीट। तो चलते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, अच्छा अंक लाइए और हमसे मिलिए, कांटेक्ट कीजिए। और कोई नाम उनाम मिलेगा तो पढ़िए, अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए, धन्यवाद।